कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टे 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 9 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर जिला में है। बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और यह वर्तमान में भागलपुर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पूर्व की ओर पाथर घाट नामक पहाड़ी पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़पत्रों पर हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियां जो होती थी यह भोज वृक्ष के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी एक जो संघ स्थापित किया था वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि कौन सा संघ, तो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन यानी दलित वर्गों की संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन सेट में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी जो था वह बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र एवं उत्तराधिकारी वह अशोक था। इसके बाद वृद्धरथ जो था यह मौर्य वंश का यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वृद्धरथ। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को इनमें से कुछ नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था, मगध। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो कौन सा स्थान, लाल किला। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लाल किला जो था यह भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष निवास स्थान रहा था। और लाल किला कहाँ पे स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है लाल किला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त यानी उसमें शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भगत सिंह जो था, भगत सिंह यह लाहौर षड्यंत्र केस से संबंध था। भगत सिंह का संबंध किससे था, तो लाहौर षड्यंत्र केस से। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंध था इसका। और लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था यह कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो यह क्वेश्चन जो है आप याद रख लीजिए कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। बीपीएससी के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है यह कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम, दूसरा एवं तृतीय सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे, दूसरे सत्याग्रही वह जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। और इसके बाद चौथे और पांचवें भी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के चौथे सत्याग्रही सरोजनी नायडू एवं पांचवें सत्याग्रही जो थे वह मजहरूल हक थे, मजहरूल हक थे। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, तो जयदेव हैं।
विक्रमादेव चरित जो है यह विल्हन के द्वारा लिखा गया और राजतरंगिणी जो है यह कल्हन के द्वारा लिखा गया। इनमें से सही पूछा था तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में, कब? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो किए थे वह आत्माराम पांडुरंग ने किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो यह जहांगीर ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। और जहांगीर ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? जहांगीर ने। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1845-46 ईस्वी के अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1845-46 ईस्वी में जो हुआ था वह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848-49 में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यह सचिन नाथ सन्याल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ढाका में भी अनुशीलन समिति जो हुआ था इसकी स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो इसकी स्थापना जो हुआ था वह वरिंद्र नाथ घोष के द्वारा किया गया था 1902 ईस्वी में। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1902 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो यह कब कहा गया था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह सर्वप्रथम मद्रास और बम्बई दोनों जगह पे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे वह कौन थे? रीड एवं मुनरो थे। रीड एवं मुनरो थे। इसके बाद एक और व्यवस्था आता है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जो जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है और इसी के जनक सर जॉन शॉर को भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कृषि का उपज भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? यानी किसका जो उपज यानी उत्पादन करता है भारत सबसे अधिक? तो तिलहन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन रबी और खरीफ दोनों फसल के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। और लखनऊ जो है, लखनऊ यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। सरयू जो है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्र तट है। सबसे बड़ा समुद्र तट तो गुजरात में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का है। ये कथन तो सही है, सही नहीं पूछा गया है। तो भारत में जोग जलप्रपात सबसे उच्चतम जलप्रपात नहीं है, उच्चतम जलप्रपात है नहीं, कुचिकल जलप्रपात जो है यह भारत में सबसे उच्चतम जलप्रपात है, कुचिकल जलप्रपात। और भारत में कोवालम समुद्र तट सबसे बड़ा है। कोवालम समुद्र तट जो है यह केरल के तिरुवनंतपुरम में है और यह सौंदर्य के लिए प्रख्यात है। और भारत में कोवालम नहीं बल्कि मरीना बीच जो है, मरीना बीच जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसका समुद्र तट सबसे बड़ा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से
निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? तो ये दोनों मिलकर चिनाब नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? चिनाब नदी बनाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है? तो इसे तल सेल कहा जाता है। तो मिट्टी को 3 स्तरों में बांटा गया है, ए स्तर, बी स्तर और सी स्तर। ए स्तर जो होता है यह सबसे उपजाऊ एवं मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। सी जो होती है यह बिचली परत होती है, और बी जो होती है यह बिचली परत होती है, और सी जो होती है सबसे निचली परत होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है यह एक दूसरे के समांतर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह दोनों मध्य प्रदेश से ही निकलती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तरी अयनांत होता है? तो 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 21 जून। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो यह निछालन का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित है? तो यह 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी करते हैं, मंत्रियों द्वारा भी करते हैं और प्रधानमंत्रियों के द्वारा भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट यात्रा तक करने में लगा समय की छूट दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 24 घंटे। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में पेश किया जाना होता है, यात्रा के समय को छोड़कर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही से हो जाएगा। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आता है? भारत के वरीयता क्रम में तो सबसे पहले जो आता है राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति सबसे पहले आता है। उसके बाद जो आता है उपराष्ट्रपति आता है। उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। उसके बाद राज्य के राज्यपाल आता है। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, उप प्रधानमंत्री आते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो अनुच्छेद 343 का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था अधिनियम कब हुआ था? 1985। इसी के द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। क्या है? दल बदल है। जैसे अभी बिहार में दल बदल हो रहा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितना है, तो 68 है। हिमाचल प्रदेश में 68 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर में भी है 60 ही। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में 68 है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज संस्थाओं के तहत हुआ, तो ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई, तो सबसे पहले मद्रास में की गई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मद्रास। और 1862 में ही उच्च न्यायालय जो हुआ था, उच्च न्यायालय का गठन, यह कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय तीनों की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में जो सदस्य होते हैं वह 11 होते हैं, और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में 15 होते हैं। किसमें, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में। और कार्य मंत्रणा समिति जो होता है, इसका मुख्य कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है, तो यह आचार संहिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार संहिता। आचार संहिता क्या होता है, जब आचार संहिता लागू किया जाता है, कब लागू किया जाता है, तो चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू किया जाता है और नतीजे आने तक जारी रहता है आचार संहिता। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेपो रेट जो होता है कौन सी सरकारी एजेंसी तय करता है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई तय करता है रेपो रेट को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेश क्या है। वित्तीय समावेश जो है, यह वित्तीय समायोजन सभी वर्गों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है, तो यह आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद डैश का माप है, तो यह एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियां होती है, इसी का माप होता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है, तो यह तृतीयक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है, तो 1/4 भाग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1/4 भाग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए नींव किसने रखी, तो यह पीसी महालनोबिस ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर बैंक विनियम बलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने के लिए या बदलने के लिए तैयार रहती है, उसे डैश कहा जाता है, तो उसे बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैंक दर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड अस्तित्व में कब आया। नाबार्ड जो अस्तित्व में आया था, यह कब आया था नाबार्ड, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को यह अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले नाबार्ड जो होता है NABARD होता है नाबार्ड। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूरी समय ग्राफ हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है, यह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी डाल दिया जाता है, तो आधे घंटे के बाद तापमान क्या होगा, तो तापमान जो है रेत और पानी दोनों का समान हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का नियम उपयोगी होता है। किरचॉफ का नियम जो उपयोगी होता है दो डीसी और एसी दोनों परिपथ के लिए उपयोगी होता है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट यह दोनों परिपथ में उपयोगी होता है किरचॉफ का नियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा औसत घनत्व जल से कम होता है। तो यह किसका सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने ही दिया था। आर्किमिडीज कौन थे? यह एक वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो दाब जो होगा वह बढ़ेगा। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी एफ बरा यानी पी बराबर एफ बाय ए, यानी फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर इसे इंग्लिश में कहते हैं, फोर्स कहते हैं, एरिया कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गतिशील सतहों के ल्यूब्रिकेशन से घर्षण जो होता है वह कम होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णीय प्रकाशपुंज के एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है। एक एक वर्णीय प्रकाशपुंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है, परिणाम स्वरूप इसका जो वेग होगा वह बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का उच्च क्वथनांक क्यों होता है? तो हाइड्रोजन बंधन के कारण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6.5 पीएच मान वाले एक विलयन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा? तो विलयन जो होगा यह अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान जो होगा वह घट जाएगा, यानी 6.5 से कम हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व X आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए X3- यानी ऋण आयन बनाता है। तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 14 होगा। और परमाणु क्रमांक 14 पे आप बताइएगा क्या है, कौन से तत्व है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ये जो दिया गया है इसकी त्रिज्या का घटता हुआ क्रम है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस जो होता है सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कपूर क्या है? तो ऊर्ध्वपातन का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि कपूर जो होता है उसको जो जलाते हैं तो वह सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदलना और उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबोया जाता है तो इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर जो है ABC सही हो जाएगा, यानी तीनों से हो जाएगा। केवल विलयन का रंग जो होगा नीले रंग से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है। कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाते हैं। यह सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, सलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। यह क्या है? अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में वृषण कोष में डैश होता है। तो वृषण कोष में जो होता है वो वृषण होता है। वृषण कोष में क्या होता है? वृषण होता है। और वृषण सिर्फ पुरुष में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? तो वह त्वचा है। और यह किस प्रकार बाहर निकालता है? तो पसीने के द्वारा बाहर निकलता है। पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस जो होता है उसका पीएच मान किसके बराबर होता है? तो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिका, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे जो होते हैं केवल पोषक यानी होस्ट शरीर के अंदर ही रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह सेरेब्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और मस्तिष्क का 2/3 भाग सेरेब्रम ही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हृदय का भाग है जो रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है हृदय बॉल्व। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हृदय बॉल्व। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र का कौन सा संयुग्म बच्चे के लिए लिंग निर्धारण में सक्षम है? तो यह है XY। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, XY। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है? तो यह पेस्टिसाइड्स से बढ़ता है जल स्रोतों में प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो सुगाथा कुमारी के द्वारा, सुगाथा कुमारी के द्वारा। और ये सभी जो है एपिको आंदोलन किसने चलाया था? तो पी हेगड़े ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि ओजोन परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वचा कैंसर के मामले जो होंगे वह बढ़ने लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ओजोन परत जो होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसी के कारण जो होता है अवशोषित अगर नहीं करेगा तो वह धरती पर जो पराबैंगनी किरण आएगा तो पराबैंगनी किरण के कारण आदमी में त्वचा कैंसर की संख्या अधिक होंगे। आदमी में ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं में त्वचा कैंसर फैलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी जानवरों का डैश होता है? तो स्तनधारी जानवर जो होते हैं उनके हृदय 4 कक्षीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? तो यह साइनोबैक्टीरिया, इसका राइट आंसर जो है साइनोबैक्टीरिया सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हंगुल जिसे बारहसिंगा कश्मीरी बारहसिंगा जो होता है यह किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। दाचिंगम कहाँ पे राष्ट्रीय अभयारण्य है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है, यह है सुपरबग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले पनडुब्बी का अनावरण कहाँ होगा? तो गुजरात में। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण जो होगा वह गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। और एक ही दिन में 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड को सर्वाधिक यानी 18 जीआई टैग मिला था, 18 जीआई टैग मिला था। और उत्तराखंड में वर्तमान में जो है कुल 27 उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इससे पहले जो इसका नाम था वह क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या एयरपोर्ट इसका नाम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह मैग्नस कार्लसन ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने गॉड ऑफ केओस नामक मिशन शुरू किया है? तो यह नासा ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नासा ने शुरू किया है। गॉड ऑफ केओस का अर्थ जो होता है हिंदी में वह होता है अराजकता के देवता, अराजकता के देवता, अराजकता के देवता इसका हिंदी मीनिंग होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहली बार किस खेल को पेश किया गया है? तो एसक्यूएस को। किसको? एसक्यूएस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीन एल्गर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस टीम के पूर्व कप्तान थे? तो दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान थे ये। कौन? तो डीन एल्गर। कौन थे? डीन एल्गर। और यह कब ये संन्यास लेने की घोषणा किए थे? तो 2024 में, 2024 में जनवरी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमनिया किला जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र में स्थित है? तो साइबेरिया क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमनिया किला जो है यह साइबेरिया में अमनिया नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो नसरीन शेख जो है यह बिहार के अररिया जिले के है। अररिया के जोगबनी से संबंधित है ये। कौन? नसरीन शेख। और अर्जुन पुरस्कार जो है 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। और अर्जुन पुरस्कार जो है यह 1961 से दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? तो 7.64 करोड़ हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नगर विकास एवं आवास विभाग को इस झांकी में जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का कि हाल ही में डीआरडीओ ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह कब मनाया? तो 1 जनवरी 2024 को। कब मनाया? 1 जनवरी 2024 को। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 1958 ईस्वी को, 1 जनवरी 1958 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।